नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। जिसका अंदाजा काफी दिनों से लगाया जा रहा था वही हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दाहिने हाथ माने जाने वाले अमित शाह बीजेपी के नए अध्यक्ष बन गए। जिस पार्टी का देश पर राज है, उस पार्टी पर अब शाह का राज होगा। अमित शाह बीजेपी के नए बादशाह बन गए। बीजेपी दफ्तर में जाते हुए पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शाह को दल की बागडोर दी गई। पहले से ही अपनी संगठन क्षमता का लोहा मनवा चुके अमित शाह को लोकसभा चुनावों में बीजेपी को मिली जीत का इनाम मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अमित जी। यहाँ और अमित जी आ गए बीजेपी के नए बॉस बनकर। अपने बल पर बहुमत हासिल करने वाली बीजेपी के नए अध्यक्ष बनकर नई चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए, सरकार और सत्ता में संतुलन बनाने के लिए मंत्री बोर्ड ने आम सहमत के आधार पर यह फैसला किया है कि श्री अमित शाह जी अब भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। राजनाथ सिंह के गृह मंत्री बनने के बाद ही यह सवाल उठने लगा था कि अब बीजेपी का नया नेता कौन होगा। कई नाम उछले, कई चेहरे छलके, लेकिन बीजेपी का कमल तो अब अमित शाह की हथेली पर ही खिलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी से लाल कृष्ण आडवाणी और नितिन गडकरी से राजनाथ सिंह तक 34 साल में बीजेपी ने कई अध्यक्षों को देखा, लेकिन पहली बार सबसे युवा अध्यक्ष देखेगी। अभी 50 के ही तो हैं अमित शाह। उत्तर प्रदेश में प्रभारी रहते हुए जिस प्रकार की शानदार सफलता उन्होंने उत्तर प्रदेश में दिलाई है, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में उत्तर प्रदेश में वैसी शानदार सफलता कभी नहीं हासिल हुई है। इसीलिए हम सभी ने सोच विचार कर यह फैसला किया कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी श्री अमित शाह जी को सौंपनी चाहिए। अमित शाह गुजरात से हैं। गुजरात में बीजेपी की जड़ें गहरी की तो जिस यूपी में बीजेपी की जमीन साफ हो चुकी थी, उसे सबसे बड़ा विजेता बना दिया। इनकी अगुवाई में पार्टी खुश है, अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और आप सभी कार्यकर्ताओं से मैं यह अपील करना चाहता हूं, आप सबने भरपूर सहयोग दिया है। अब आपको अमित शाह जी को सौंप रहा हूं, इन्हें संभाल कर रखना और हिफाजत के साथ रखना और पूरी तरह से हमारे श्री अमित शाह जी का सहयोग करना, यही आप सबसे अपील करना चाहता हूं। 50 की उम्र में तो राजनीति जवानी पर चढ़ती है। अमित शाह को इस उम्र में बीजेपी को कामयाबी के शिखर पर ले जाना है। पार्टी को भरोसा है कि हर तरफ जीत की संजीवनी तो शाह ही ला सकते हैं। इसीलिए जब संसदीय दल की बैठक में शाह को अध्यक्ष चुना गया, उसके बाद ऐलान के वक्त शाह को बधाई के गुलदस्ते भेंट करने वालों की होड़ लग गई। अंदर नेता गदगद थे, बाहर कार्यकर्ता जोश में। कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं तो वो हैं अमित शाह। उस शाह को बीजेपी की शहंशाही मिली तो पूरी पार्टी ने एक सुर में बोला, अहो भाग्य। मैं अध्यक्ष जी आपको बताएंगे, उनके नेतृत्व में संगठन होगी। देखिए, अमित भाई असंभव को संभव करते हैं, नामुमकिन को मुमकिन करते हैं और उन्होंने पराक्रम दिखाया है। उत्तर प्रदेश में बसपा को 0, कांग्रेस को और सपा को
उत्तर प्रदेश में जब वो गए थे प्रभारी बनकर तो सबने देखा कि किस तरह से उन्होंने वहाँ परफॉर्म किया। देखिए, मैंने भी संगठन का पिछले 25 साल से काम किया है, लेकिन मैं गुजरात में भी काम किया हूँ। लेकिन अमित शाह जी के साथ जो यूपी में काम करने का एक मौका मिला, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। ये एक तो इनमें खूबी है, सबको साथ लेके चलते हैं और एक एक सीट की प्लानिंग करते हैं। ऐसा नहीं कि गए और बैठक लेके चले आए, कौन सा सीट कमजोर है, कौन सा मजबूत है, उसको कैसे प्लानिंग करेंगे। तो संगठन की बारीकियों को ही समझते हैं और सही व्यक्ति का चयन करके सही स्थान पर रखते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके नेतृत्व में आगे आने वाले जो महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव है, हम जीतेंगे। बहुत खुशी है कि पार्टी का नेतृत्व बहुत काबिल हाथों में जाएगा। पार्टी के नेतृत्व आगे आने वाले दिनों में पार्टी को और मजबूत करेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को अपने आदर्शों की पोटली में बांधकर अमित शाह महज 18 साल की उम्र में राजनीति करने निकले थे। 32 साल में वो राजनीति के उस शिखर पर हैं, जहां उनके हुक्म से वो पार्टी चलेगी जो देश पर राज कर रही है। संघ भी परम सुख में लीन है। कमान मिलते ही शाह ने बादशाहत संभाल ली और फिर अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने गए। अब बीजेपी में अटल आडवाणी युग नहीं, अमित शाह नरेंद्र मोदी युग की शुरुआत हो चुकी है। एक ऐसा युग जिसमें पार्टी की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। एक ऐसा युग जिसमें चेहरे भी नए होंगे और ध्यान बात कम और काम ज्यादा में होगा। अशोक सिंघल के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। महज 50 साल की उम्र में ही अमित शाह के हाथों में बीजेपी की कमान आ गई, तो इसके पीछे उनकी काबिलियत काम आई। जमीनी स्तर पर पार्टी को खड़ी करने का हुनर उन्हें शुरू से आता है। कहां कौन सी रणनीति अपनानी है, कहां किस तरह से दुश्मन को मात देना है, अमित शाह को यह बखूबी पता होता है। श्री अमित शाह जी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया है। चुनौतियों का ये वो हार है जो अमित शाह के कंधे पर सवार है और खुशियों की ये वो मिठास है जो अमित शाह के चुनाव जिताऊ हुनर से बनी हुई है। बीजेपी के नए अध्यक्ष पद के लिए नाम तो बहुत आए, लेकिन सबका पत्ता कटता गया। न महासचिव जेपी नड्डा के नाम पर मुहर लगी, न राजस्थान के प्रभारी रहे ओम माथुर पर। इस रेस में सबसे आखिर में शामिल हुए अमित शाह सबको पछाड़कर आगे निकल गए। यूपी के प्रभारी और बीजेपी के महासचिव पद से 4 कदम आगे बढ़ते हुए अमित शाह के सामने अब विधानसभा चुनाव में कई राज्य जीतने की चुनौती है। मैं यह कह सकता हूं कि काल्पनिक क्षमता के धनी हैं अमित शाह जी, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, संगठनात्मक कुशलता जो चाहिए संगठन को चलाने की, वह भी उनके अंदर है। और साथ ही साथ प्रबंधन के मामले में यानी मैनेजमेंट स्किल भी जो हम कहते हैं, कभी कभी किसी कामयाबी को हासिल करने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है, वह मैनेजमेंट स्किल भी उनके अंदर है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने अचानक शाह को अपना शहंशाह बना लिया। इसके पीछे अमित शाह के कौशल ने काम किया। जिस यूपी में बीजेपी 2009 के चुनाव में चौथे नंबर पर पहुंची थी, वहां जीत के लिए शाह ने लाजवाब रणनीति बनाई। प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं से दूरी बनाई और टिकट बंटवारे में किसी तरह की पैरवी नहीं चलने दी। पोस्टरों में कमल निशान और मोदी के चेहरे के अलावा किसी की तस्वीर नहीं छपी। जरूरत पड़ने पर विकास का नारा दिया तो ध्रुवीकरण की चाल भी चल दी। बूथ मैनेजमेंट का इंतजाम किया सो अलग से। लेकिन उत्तर प्रदेश की जीत से आगे भी कई चुनौतियां हैं जो बतौर अध्यक्ष अमित शाह का पीछा करेंगे। आने वाले दिनों में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और झारखंड। इनमें से 3 राज्यों में कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, जिन्हें हटाने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगाएगी। महाराष्ट्र में बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ने का दम भर रही है। वहां अमित शाह की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। पूरा दारोमदार उनके कंधों पर ही होगा कि वो चुनाव में शिवसेना को किस तरह साधते हैं, बीजेपी को संगठन के तौर पर कितना मजबूत कर पाते हैं, एनडीए गठबंधन को निभाने और शिवसेना से दशकों पुरानी दोस्ती को बनाए रखने में उनकी क्या भूमिका होगी। बीजेपी को भरोसा है कि शाह की कामयाबी आगे भी जारी रहेगी।
लोकसभा चुनाव में जीत से शाह का कद बढ़ा तो सुरक्षा भी बढ़ी और वो Z+ सिक्योरिटी के हकदार हो गए और अब तो बीजेपी के नए नाथ बन गए, नई सोच वाले अध्यक्ष। अमित शाह संगठन के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। गुजरात में तो अपनी छाप छोड़ी ही, उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने अपनी धाक जमा ली। लेकिन असली परीक्षा भी बाकी है, क्योंकि कई राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां उन्हें सहयोगियों के साथ भी जोड़ तोड़ करनी है और संगठन भी मजबूत करना है। लेकिन अमित शाह जानते हैं कि जब तक सिर पर मोदी का हाथ है, कोई अड़चन नहीं आएगी। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी के मंच पर जब भी अमित शाह होते थे तो उन्हें एक पर्ची देते थे। मोदी उसे बेहद गंभीरता से पढ़ते थे और उसके बाद ही अपना भाषण देते थे। एक दूसरे पर 3 दशक पुराना यह भरोसा काम आया और आज दोनों ही सत्ता संगठन के सिकंदर बन गए। ये 32 साल पुरानी वो दोस्ती है जो वक्त की लहरों से टकराकर मजबूत हुई है। 1982 में जब नरेंद्र मोदी से अमित शाह की पहली बार मुलाकात हुई, तब किसको पता था कि एक दिन हिंदुस्तान की राजनीति और सत्ता इनकी 4 मुट्ठियों में कैद होगी। कभी विवादों की धूप में तो कभी कामयाबी की छांव में मोदी के साथ साथ अमित शाह का सियासी कारवां बढ़ता गया। अगर मोदी सरकार का चेहरा है तो शाह उस सरकार को ताकत देने वाले संगठन की सोच का नाम है। मोदी ने 1-2 बार की मुलाकात में ही अमित शाह की काबिलियत को भांप लिया था। 1991 में जब मोदी ने आडवाणी को गांधीनगर से चुनाव लड़ने के लिए बुलाया, तब अमित शाह को ही चुनाव प्रचार का जिम्मा सौंपा। 1996 में वाजपेयी के चुनाव प्रचार का जिम्मा भी अमित शाह ने ही संभाला और बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2002 में जब पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा तो उनके चुनाव प्रचार का दारोमदार भी शाह पर ही था। शाह को इसका इनाम भी मिला। 2002 में 1,60,000 वोटों से जीतकर जब शाह विधायक बने तो मोदी ने इन्हें अपना गृह राज्य मंत्री बनाया। एक दौर में तो शाह के जिम्मे 10-10 मंत्रालय थे। कहते हैं कि 2009 में जब मोदी ने अमित शाह को कहा कि गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन को कैसे कांग्रेस के हाथ से निकाला जाए, तो शाह जो हुक्म मेरे आका के अंदाज में उस मिशन में लग गए। नतीजा ये हुआ कि थोड़े ही दिनों में मोदी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए और शाह उपाध्यक्ष। मोदी और अमित शाह जैसी जोड़ी बिरले ही मिलती है जो एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर कामयाबी के झंडे गाड़ती हैं। दोनों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं भी होंगी, लेकिन खास बात यह है कि ये महत्वाकांक्षाएं एक दूसरे के रास्ते में नहीं आती। गुजरात में जब मोदी और शाह की जोड़ी चल निकली तो विवादों का साया भी पीछे पीछे दौड़ने लगा। अमित शाह पर सोहराबुद्दीन, उसकी पत्नी कौसरबी और सहयोगी तुलसीराम प्रजापति को फर्जी एनकाउंटर में मरवाने का आरोप लगा। 2010 में वो गिरफ्तार भी हुए, जेल भी गए। बाद में अदालत ने तड़ी पार करके शाह को जमानत पर छोड़ दिया, लेकिन 1 साल बाद ही कोर्ट ने उन पर लगाई पाबंदी हटा ली। वैसे ही 15 जून 2004 को गुजरात पुलिस ने अहमदाबाद में इशरत जहां समेत 4 लोगों को मार गिराया था। इस मामले में भी शाह आरोपों के घेरे में रहे और फिर हाल में ही अमित शाह पर अपने किसी साहेब के आदेश पर एक महिला की जासूसी करवाने का भी आरोप लगा। आरोप है कि शाह ने गृह राज्य मंत्री रहते 2009 में ये जासूसी करवाई थी। विरोधी इसी बात पर सवाल उठा रहे हैं कि गंभीर आरोपों से घिरे एक नेता को ईमानदारी की बात करने वाली पार्टी ने अपना अध्यक्ष बना दिया। पहली बार एक सत्तारूढ़ पार्टी जो भविष्य के लिए अपने अध्यक्ष को नियुक्त कर रही है, वो एक ऐसे अध्यक्ष को चुनती है, और मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, मैं सिर्फ तथ्यों को बोलना चाहूंगा। एक ऐसे व्यक्ति को चुनती है जो नंबर 1 एक मर्डर के अपराध में अभियुक्त हैं, ऑफिशियल एक्यूज्ड, जिनके विरुद्ध मर्डर 302 दफा की चार्जशीट है, जो खुद बेल पे हैं और जो 2 वर्षों के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेश द्वारा 2010 से 2012 के दौरान अपने खुद प्रदेश गुजरात के अंदर आने से जिनको मनाही थी, आदेश था,
देखिए, इनको तो इनाम दिया जा रहा है मुजफ्फरनगर में जो उन्होंने दंगा कराने का प्रयास किया और उसके बाद जो ध्रुवीकरण का काम किया उन्होंने उत्तर प्रदेश में, आरएसएस के द्वारा उसका इनाम उनको दिया जा रहा है। शाह पर लगे आरोपों के बावजूद मोदी का भरोसा नहीं डिगा। इसीलिए पिछले साल मोदी ने न सिर्फ शाह को बीजेपी का महासचिव बनवा दिया, बल्कि यूपी का प्रभार भी दिलवा दिया। मोदी अमित शाह दोनों ही संघ से निकले हैं। आज इनकी जोड़ी वैसी ही है जैसी कभी वाजपेयी और आडवाणी की जोड़ी थी। अमिताभ सिन्हा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। अमित शाह ने विज्ञान की पढ़ाई की, बिजनेस में हाथ आजमाया और राजनीति में कामयाबी पाई। सबकी सुनने वाले अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि वो करते अपने मन की हैं। और हां, कभी चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री के लेफ्टिनेंट अमित शाह को बिल्कुल कड़क चाय पसंद है, खौलती हुई। संघ की शाखाओं से समाज को देखने का नजरिया अमित शाह को मिला, लेकिन संघ के दरवाजे से निकलकर अमित शाह ने राजनीति के आंगन में जाने के लिए पहले सोचा नहीं था। अमित शाह तो चाहते थे कि वो मुकेश अंबानी की तरह बिजनेस में हाथ आजमाएं। प्लास्टिक के बिजनेस में हाथ भी डाला, लेकिन घाटे की आग में उंगलियां झुलस गईं। शाह ने रास्ता बदल लिया और राजनीति के राही बन गए। नरेंद्र मोदी के मन से जो चाणक्य नीति जो उनके मन में जो डेवलप होती है, उसको आगे ले जाने का काम अमित शाह करते हैं, क्योंकि उनका जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का जो लेवल है वो मोदी जी से मैच करता है। अहमदाबाद का मनसा कस्बा शाह की कामयाबी से गदगद है। वहां के एक खाते पीते अमीर परिवार में पैदा हुए अमित शाह ने साइंस की पढ़ाई की, लेकिन राजनीति की प्रयोगशाला में ऐसे उतरे कि बीजेपी की जीत का नया आविष्कार कर दिया। राजनीति की बधी बधाई लकीर को शाह ने तोड़ा। पेड़ के नीचे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने वाली परंपरागत राजनीति शाह को पसंद नहीं। वो कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत की दिशा बिल्कुल साफ होती है। कभी अमित शाह स्टॉक ब्रोकर भी रहे, लेकिन राजनीति में ऐसे रमे कि आज सत्ताधारी दल के प्रधान बन गए हैं। कड़क चाय के शौकीन अमित शाह को कड़क राजनीति भी पसंद है। अमित शाह दिल्ली आ गए, लेकिन अहमदाबाद में उनके बेटे जय भी राजनीति की राह पर बढ़ चले हैं, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का महासचिव बनकर। अहमदाबाद में गोपी घांगर के साथ अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।